बच्चों, स्काउटिंग की शिक्षा के बारे में हमने बता दिया है, फिर यहाँ बता रहे हैं स्काउटिंग शिक्षा में तैरना भी आता है। तैरना भी एक कला है। तैरने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, शरीर पुष्ट भी होता है। या कुछ नियम दिए हैं वो देखेंगे। तैरना मनोरंजन युक्त व्यायाम है। इसे सीखकर स्काउटिंग गार्ड में फंसे हुए लोगों की जान बचा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार तैरने से रोग भी दूर हो जाते हैं। यदि हमें आत्मविश्वास है तो तैरना सीखना सरल काम है। तैरना सीखने से पहले मन में से पानी का भय निकाल देना चाहिए। भारतीय ग्रंथों में व अजंता के चित्रों से तैराकी का उल्लेख मिलता है। सन 1826 में इंग्लैंड में तैरने के लिए तरणताल का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय तैराकी संघ की स्थापना 1888 इंग्लैंड में हुई। 1860 में तैराकी प्रतियोगिताओं का प्रारंभ हुआ था। यहाँ तैरने में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो समझिए। तैरना कुशल प्रशिक्षक तैराक या मल्लाह की देखरेख में सीखें। भोजन करने के बाद तुरंत न तैरें। अपरिचित या निर्जन स्थान पर न तैरें। यदि विद्यालय में स्विमिंग पूल है तो वहाँ तैरना सीखें। नदी में तैरना सीखने पर गहराई से किनारे की ओर तैरना सीखें। तैरने सीखने के स्थान में झाड़ियाँ, चट्टान, गड्ढे, भंवर आदि न हों। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल में तैरने की विशेष पोशाक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ही तैरने की अनुमति होती है। यदि कॉस्ट्यूम न हो तो ऊंचे जांघों वाला चिपका नेकर या जांघें पहनकर तैर सकते हैं। पानी में श्वास लेने का उल्टा नियम है। तैरते समय मुंह से श्वास ली जाती है तथा नाक से छोड़ी जाती है। तैरने के कुछ यहाँ प्रकार दिए हुए हैं। छाती के बल तैरना है, पीठ के बल तैरना है, तितली की भांति तैरना है, गोता लगाना है, बाजू के बल तैरना है, हाथ पैर चलाने तैरना है, डूबते को बचाने के लिए पीठ के बल तैरना है, सबसे अधिक उपयोगी रहता है। ये कुछ तैरने की ये आज पिक्चरें दी हुई हैं, इनको ध्यान से देखिए। तैरने की पिक्चरें दी हैं। अब आता है हमारा तंबू लगाना। तंबू लगाना भी कभी हम जाते हैं, कभी एनसीसी में जाते हैं, कभी एनएसएस में जाते हैं तो वहाँ तंबू लगाए जाते हैं। वो भी हमें ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए। तो पहले आता है जाजिम तंबू लगाना। जाजिम तंबू लगाने के लिए सबसे आसान तरीका जाजिम तंबू लगाने का है। इसमें 3 बांसों की आवश्यकता पड़ती है। पहले 2 बांसों की एक दूसरे से इतनी दूरी गाड़ें जितनी जाजिम या चादर की चौड़ाई हो। फिर तीसरे बांस को गड़े हुए दोनों बांसों के ऊपर सिरों से वर्गाकार बंधन द्वारा बांध दें। ऊपर वाले बांस पर जाजिम इस प्रकार डालें कि दोनों ओर बराबर जाजिम रहे। अब जाजिम के चारों कोनों में कंकड़ रखकर रस्सियां बांध दें। रस्सियों के दूसरे सिरों को खूंटों से खूंटा गांठ लगाकर बांध दें। आवश्यकता पड़ने पर जाजिम के मध्य से भी दोनों ओर रस्सी बांध दी जा सकती है, जिससे तनाव ठीक आएगा। गड़े हुए दोनों बांसों के ऊपर के सिरों में रस्सी बांध दोनों ओर खूंटा से बांध दें। तंबू तैयार हो जाएगा। अब दूसरा तरीका आता है एक लाठी से तंबू बनाना। एक लाठी से तंबू कैसे बनाया जा सकता है वो समझिए। तंबू लगाने के लिए यदि किसी स्थान पर 2 पेड़ हों तो एक बांस दोनों पेड़ों की शाखाओं से बांध दिया जाता है। फिर बांस पर जाजिम या चादर डालकर दोनों ओर रस्सियों द्वारा खूंटों से बांध देते हैं। ये आपका एक लाठी का तंबू तैयार हो गया। जैसे चित्र में देख रहे हैं आप, एक लाठी का तंबू, 5 लाठियों का तंबू। अब आता है 5 लाठियों का तंबू लगाना। 5 लाठियों से तंबू कैसे लगाया जाए, वो वहाँ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी पेड़ भी नहीं होते, वहाँ 5 का लगाया जाता है। जैसे 2-2 बांसों की 2 कैंचियाँ तैयार करें,
फिर उन्हें चादर की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर उनके ऊपर एक बांस बांध दें। ऊपर के बांस पर चादर डालकर उसके चारों कोनों को रस्सियों द्वारा खूंटों से बांध दें। तंबू तैयार हो जाएगा। तंबू उखाड़ना, उखाड़ा कैसे जाता है ये भी समझ लें। पहले तंबू के अंदर के सामान को एकत्र कर लें। दूसरे में रस्सियां खोलकर जाजम को हटाएं। तीसरा, रस्सियों, लाठियों, खूंटों तथा चादरों को अलग अलग बांध लें। अब आता है बच्चों अनुमान लगाना। अनुमान कैसे लगाए, यानी चौड़ाई का अनुमान लगाना, ऊंचाई का अनुमान लगाना, लंबाई का अनुमान लगाना, ये अनुमान लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऊंचाई का अनुमान लगाएं टखनों की विधि द्वारा। टखनों विधि द्वारा कैसे, ये देखिए। जिस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है उसकी ओर पीठ करके खड़े हो जाएं। पैरों में कुछ अंतर करें। अब झुककर अपने दोनों हाथों से पैरों के दोनों टखने पकड़ लें तथा झुकी हुई स्थिति में टांगों के बीच से वस्तु की ओर देखने का प्रयास करें। आगे पीछे हटकर जिस स्थान से वस्तु की चोटी दिखाई देना प्रारंभ हो वहीं रुक जाएं। उस स्थान से वस्तु की जड़ तक दूरी नाप लें, यही वस्तु की ऊंचाई होगी। अब बच्चों है औसत विधि। औसत विधि ये कैसे, वो समझ लें इसको। औसत विधि को, ये औसत विधि है। इस विधि में अनुमान से वस्तु मध्य भाग ज्ञात करें, आधे भाग का भी मध्य ज्ञात करें। आवश्यकता पड़ने पर और भी भाग करके सबसे छोटे भाग की ऊंचाई नाप लें। अब जितने भाग किए हैं उतने का गुणा कर दें, यही वस्तु की ऊंचाई होगी। बच्चों अब ये छाया विधि है। छाया विधि से कैसे, अपनी लाठी खड़ी करके उसकी छाया को नाप लो। लाठी और छाया की माप में जो अनुपात होगा वही वस्तु की ऊंचाई, छाया का अनुपात होगा। अब बच्चों चौड़ाई का अनुमान लगा। चौड़ाई का अनुमान यहाँ कैसे लगाते हैं ये समझ लीजिए। एक तो नेपोलियन विधि है। नेपोलियन विधि से चौड़ाई का अनुमान कैसे लगाते हैं वो समझिए। नदी के किनारे पर खड़े हो जाएं। अपने हेड या कैप के आगे वाली ब्रिम, कैप का आगे का निकला सिरा होता है ब्रिम, को ऊपर नीचे करके हुए इस प्रकार रखें कि नदी का दूसरा किनारा कैप की ब्रिम को छूता हुआ दिखाई दे। अब गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए दाएं बाएं अथवा पीछे घूम जाएं। ऐसी स्थिति में जहां तक स्थान दिखाई दे उस स्थान से अपने खड़े होने वाले स्थान की दूरी नाप लें, यही नदी की चौड़ाई होगी। बच्चों आज हमने इतना बचाया।